1 दिसंबर 2020। शरद अरविंद बोबडे ने पिछले महीने 18 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में 1 साल पूरे कर लिए हैं। आइए देखते हैं कि बोबडे साहब ने इन 1 साल में कितना न्याय किया है और कितना अन्याय किया है। साथ ही ये भी देखते हैं कि अभी इनके हाथों से और क्या क्या होने का इंतजार है। तो नंबर 1 पर है जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का मामला और इस आर्टिकल को हटाने के बाद हुई गैर कानूनी गिरफ्तारियों का मामला। पहले बता दें कि बहुत से लोग इसे धारा 370 कहते हैं, जो सिरे से गलत है। संविधान में धाराएं नहीं होती, अनुच्छेद होते हैं। बहरहाल, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आपराधिक जोड़ी ने कश्मीर में ढेरों नेताओं की गैर कानूनी गिरफ्तारियां की, बल्कि अभी तक ढेरों नेताओं को नजरबंद करके रखा गया है। जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को राष्ट्रपति के आदेश के जरिए तब रद्द किया गया जब जम्मू और कश्मीर राष्ट्रपति शासन के अधीन था और राज्य के अधिकतर नेता नजरबंद थे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इस गैर कानूनी काम से अनुच्छेद 370 और जम्मू और कश्मीर और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बेस पर ढेरों गंभीर संवैधानिक सवालात उठे। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने की संवैधानिकता और राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाने और विभाजन पर सवाल उठाते हुए कई याचिकाएं दायर की गई हैं। सितंबर 2019 में मामलों की सुनवाई के लिए जस्टिस एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच बनाई गई। इस बेंच ने दिसंबर 2019 में प्रारंभिक बिंदु पर सुनवाई शुरू कर दी कि क्या मामलों को प्रेमनाथ कौल बनाम जम्मू कश्मीर राज्य और संपत प्रकाश बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य में फैसलों के बीच संभावित संघर्ष के मद्देनजर 7 जजों की पीठ को संदर्भित करने की जरूरत है। 2 मार्च 2020 को 5 जजों की बेंच ने बड़ी बेंच को संदर्भित करने की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि फैसले के बीच कोई संघर्ष नहीं है। उसके बाद इस मामले की सुनवाई नहीं की गई है, लेकिन राज्य में अवैधानिक गिरफ्तारियां और नजरबंदी अभी भी कायम है। नंबर 2 पर है सीएए एनआरसी का मामला। पिछले साल दिसंबर 2019 में संसद ने जो सीएए का काला कानून बनाया था, कुर्सी संभालते ही सीजेआई बोबडे के सामने आने वाला ये पहला मुकदमा था। सीएए और एनआरसी के बारे में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बदमाशियों के चलते भारत भर में बड़े पैमाने पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, आदिवासी सब के सब सड़क पर आ गए थे। भाजपा की गुंडा बनी सरकारों ने समूचे देश के नागरिकों को बेहद क्रूरता के साथ मारना पीटना और उन्हें जेल भेजना शुरू कर दिया था। मोदी और शाह के कुकर्मों के चलते पूरे देश में भयंकर उथल पुथल हुई और सुप्रीम कोर्ट में भी इसे लेकर 140 से अधिक याचिकाएं दायर की गईं। इनमें से कई याचिकाएं अभी तक बोबडे साहब ने सुनी ही नहीं हैं, क्योंकि शायद उनको लगता है कि सीएनआरसी से ज्यादा सबरीमाला मंदिर का मामला ज्यादा जरूरी है और बोबडे साहब ने सीएए एनआरसी की याचिकाएं किनारे लगाकर सबरीमाला मंदिर के मामले की सुनवाई की। नागरिक स्वतंत्रता से ज्यादा सीजेआई बोबडे के लिए धार्मिक स्वतंत्रता का मामला इम्पोर्टेंट निकला और उन्होंने इस मामले में 9 जजों की बेंच बना दी। जब कहा गया कि जनाब आपकी सैलरी तो जो नागरिक देते हैं वो बहुत परेशान हैं, तो बोबडे साहब बोले कि इन सब के बारे में वो सबरीमाला के बाद सोचेंगे। नंबर 3 पर है सवर्ण आरक्षण का मामला। जनवरी 2019 में पारित संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम में सरकारी नौकरियों और शैक्षिक सीटों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% तक आरक्षण दिया गया था। इसे सवर्ण आरक्षण कहा गया। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ढेरों याचिकाएं अभी तक लंबित ही चल रही हैं। ईडब्ल्यूएस कोटा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए निर्धारित 50% की सीलिंग सीमा से ऊपर है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि आर्थिक स्थिति जैसी उतार चढ़ाव वाली स्थिति को आरक्षण का मानदंड नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि सकारात्मक कार्रवाई का इरादा सामाजिक और सामुदायिक स्थिति के कारण पैदा हुए पिछड़ेपन को मिटाना है। मौजूदा आरक्षण के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% तक कोटा प्रदान करने के लिए जगह बनाना इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% के कैप का उल्लंघन करते हैं।
इस साल 5 अगस्त को आदेशों को सुरक्षित रखने के बाद के एक साल बाद सीजेआई बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने ईडब्ल्यूएस कोटे से संबंधित मामले को एक बड़ी बेंच की ओर ठेल दिया। जुलाई 2019 के संदर्भ पर आदेश सुरक्षित रखे गए थे। एक दूसरे मामले में एक दूसरी बेंच ने मराठा कोटा मामले की वैधता को भी बड़ी बेंच को भेज दिया था। नंबर 4 है मोदी सरकार के बनाए सबसे काले कानूनों में से एक यूएपीए का यानी यूपा का यूएपीए संशोधन को सितंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए संशोधन अधिनियम 2019 को चुनौती देने वाली याचिकाओं को एक ग्रुप पर नोटिस जारी किया था, जो केंद्र सरकार को एक व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार देता है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि एक व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में अधिसूचित करना मनमाना है, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और केंद्र सरकार को अनियंत्रित और अबाधित विवेकाधीन शक्ति का अधिकार देता है और इस पर भी अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। नंबर 5 पर है बोबडे साहब के सामने आया चुनावी बॉन्ड वाला मामला। चुनावी बॉन्ड वाले मामले में तो बोबडे साहब ने फैसला देने से ही मना कर दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर करके आरोप लगाया गया कि बेनामी चुनावी बॉन्ड ने बेहिसाब धन के चैनलाइजेशन के माध्यम से नरेंद्र मोदी और बीजेपी को भारी अवैध लाभ पहुंचाया है। और तो और इस लूट के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बकायदा कानून तक बदल डाला। रंगा बिल्ला की इस जोड़ी ने वित्त अधिनियम 2017 लाकर कई प्रावधान ही बदल डाले, जिन्होंने बेनामी चुनावी बॉन्ड के लिए रास्ता खोल दिया। इस लूट बल्कि डकैती के खिलाफ 2017 में याचिकाएं दायर की गई थीं। वित्त अधिनियम 2017 ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, कंपनी अधिनियम, आयकर अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और विदेशी योगदान विनियम अधिनियम में संशोधन पेश किए थे, जिससे चुनावी बॉन्ड के लिए रास्ता बना था। हालांकि ये मामला मार्च 2019 तक आगे आ पाया, तब तक अधिकतर चुनावी बॉन्ड खरीदे जा चुके थे। आपको बता दें कि भारत के चुनाव आयोग ने पहले ही बॉन्ड की बेनामी प्रकृति के बारे में अपनी चिंताओं को व्यक्त करते हुए मामले में जवाबी हलफनामा दायर किया है। चुनाव आयोग ने इसे पारदर्शिता के खिलाफ बताया और इसे वापस लेने की बात कही। वहीं मोदी और शाह का दावा है कि ये योजनाएं राजनीतिक फंडिंग में और अधिक पारदर्शिता लाएंगी। इस योजना की बेनामी प्रकृति का उद्देश्य दानदाता की गोपनीयता का रक्षा करना था। बोबडे के सीजेआई बनने के बाद खबरें आईं कि सरकार ने चुनावी बॉन्ड में भारतीय रिजर्व बैंक और ईसीआई की गंभीर चिंताओं को अनदेखा कर दिया है, तो याचिकाकर्ताओं ने मामले की जल्द सुनवाई के लिए एक आवेदन दायर किया था। जनवरी 2020 में जब इन मामलों को अप्रैल 2019 के बाद आखिरकार लिस्ट किया गया, सीजेआई बोबडे की बेंच ने उन्हें 2 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। उसके बाद से आज तक चुनावी बॉन्ड के मामले को पोस्ट नहीं किया गया है। हालांकि याचिकाकर्ताओं ने हाल ही में बिहार चुनाव के लिए चुनावी बॉन्ड की अधिसूचना के मद्देनजर तत्काल पोस्टिंग के लिए एक नया आवेदन दायर किया, मगर इसमें भी इंतजार ही हो रहा है। नंबर 6 पर है ट्रिपल तलाक का मामला। ट्रिपल तलाक के अपराधीकरण के खिलाफ अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दाखिल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं विवाह पर अधिकारों के संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 3 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर नोटिस जारी किया, जो ट्रिपल तलाक देने को अपराध बनाता है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ट्रिपल तलाक को दंडित करना, जबकि इस प्रथा को पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने शून्य घोषित कर दिया है, एकदम मनमाना और अनुचित है। याचिकाकर्ताओं का ये भी तर्क है कि ये प्रावधान धार्मिक आधार पर भेदभावपूर्ण है, क्योंकि किसी दूसरे धर्म से संबंधित व्यक्ति द्वारा पत्नी के साथ की गई निर्दयता को दंडित नहीं किया जाता है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार कानून मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय को आतंकित करने और निशाना बनाने की एक कोशिश है। नोटिस जारी होने के बाद इस मामले में अदालत ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। नंबर 7 पर है आरटीआई संशोधन का मामला। नरेंद्र मोदी ने सूचना के अधिकार अधिनियम में भी पलीता लगा दिया है। नरेंद्र मोदी के इस पलीते को चुनौती जनवरी 2020 में दी गई। कांग्रेस सांसद जयराम नरेश ने सुप्रीम कोर्ट में विवादास्पद सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ याचिका दाखिल की, तो सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को नोटिस भेजा।
दरअसल नरेंद्र मोदी ने आरटीआई में संशोधन किया, उससे लगे पलीते ने सूचना आयुक्तों के निश्चित कार्यकाल को हटा दिया था और उनका भुगतान और भत्ता कार्यकारी नियमों के अधीन कर दिया था। ये सारे नियम नरेंद्र मोदी तैयार करा रहा है। इस संशोधन से पहले आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना आयुक्तों को कार्यकाल की निश्चित अवधि दी गई थी और चुनाव आयुक्त के बराबर दर्जा और विशेषाधिकार दिए गए थे, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वो स्वतंत्र और स्वायत्त रूप से काम करते हैं। मगर नरेंद्र मोदी ने सूचना आयुक्तों की ये आजादी छीन ली है। इस वजह से आरटीआई कार्यकर्ताओं और विपक्षी दलों ने सूचना आयुक्तों को उपलब्ध सुरक्षा को हटाने और आरटीआई कानून को कमजोर करने की कड़ी आलोचना की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 31 जनवरी 2020 को नोटिस जारी तो कर दिया, लेकिन सीजेआई बोबडे ने साल भर गुजरने के बावजूद अभी तक ये याचिका लिस्ट नहीं की है। नंबर 8 पर है आधार अधिनियम को धन विधेयक के रूप में पारित करने की वैधता का मामला। 13 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने एक पुरानी संविधान पीठ के फैसले की शुद्धता पर संदेह जताया, जिसमें कहा गया था कि धन विधेयक के रूप में आधार अधिनियम 2016 को पारित करना वैध था। आधार अधिनियम 2016 को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि राज्यसभा को दरकिनार करने के लिए इस कानून को धन विधेयक के रूप में पारित किया गया था, जहां पर कि सत्तारूढ़ गठबंधन अल्पमत में था। आधार मामले में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के असहमतिपूर्ण फैसले के राज्यसभा चर्चाओं से बचने के लिए धन विधेयक प्रावधानों का दुरुपयोग करने की प्रथा को संविधान से धोखाधड़ी करार दिया गया था। वहीं संदेह को देखते हुए रोजर मैथ्यू मामले में बेंच ने इस मुद्दे को एक बड़ी बेंच के पास भेजा। इस मामले में एक निर्णय चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर भी प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि वित्त अधिनियम 2017 जिसने चुनावी बॉन्ड योजना के लिए विधायी नींव रखी थी, उसको भी धन विधेयक के रूप में ही पारित किया गया था। हालांकि ये मामला संवैधानिक महत्व का है, विधायी प्रक्रियाओं की पवित्रता और कानून बनाने में उच्च सदन की भूमिका को भी छूता है। फिर भी इस पर अभी तक सीजेआई बोबडे ने कोई ध्यान नहीं दिया है। नंबर 9 पर है हाल ही में बनाए गए फार्मर्स बिल का मामला। हाल ही में बनाए गए 3 किसान कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। अक्टूबर 2020 में सीजेआई बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने किसान उपज व्यापार और वाणिज्य, कृषि और संवर्धन अधिनियम 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम पर किसानों सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता और आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया था, मगर अभी इसकी कहीं कोई सुनवाई होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। सीजेआई बोबडे 24 अप्रैल 2021 को रिटायर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बीट देख रहे पत्रकार मनु सेबेस्टियन कहते हैं कि इनके कार्यकाल के बचे हुए 5 महीनों में इन मामलों पर अंतिम फैसले की उम्मीद करना बेईमानी है।